अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने का कल आखिरी दिन है और तहरीक इंसाफ इमरान खान को 3 हलकों से इलेक्शन लड़वाने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद इमरान खान के इलेक्शन लड़ने की उम्मीदें तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, मगर नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त आज मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद उनकी नाअहली भी बरकरार रहेगी। लेकिन साथ ही इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका भी मिल गया है, मगर वक्त बहुत कम रह गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 11 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया और तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की इमरान खान की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने फैसले में लिखा है कि फरीक़ैन के वकला के दलाइल का जायजा लेने से पहले जिन हालात में यह दरख्वास्त दायर की गई है उसका बैकग्राउंड बताना मुनासिब होगा। दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान पर इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की शिकों के तहत मुकदमा चलाया गया और 5 अगस्त 2023 के फैसले में उन्हें सजा सुना दी गई, जिसके बाद इमरान खान ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। साथ ही सजा मुअत्तल करने के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी। इस अदालत ने फरीक़ैन को सुनने के बाद 28 अगस्त को सजा मुअत्तली की दरख्वास्त का फैसला कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने ना उस फैसले को चैलेंज किया और ना ही उस पर तनकीद की, लेकिन फैसले की दुरुस्तगी के लिए मौजूदा दरख्वास्त दायर कर दी और उसकी बुनियाद ये बनाई कि दलाइल के दौरान फैसला मुअत्तल करने के हवाले से ज़बानी दरख्वास्त की गई थी, लेकिन गैर इरादी तौर पर यह रिलीफ नहीं दिया गया। फैसले के मुताबिक मौजूदा दरख्वास्त CRPC यानी ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 561A के तहत दायर की गई है। हालांकि CRPC में फैसलों के रिव्यू या दुरुस्तगी की कोई मखसूस शिक मौजूद ही नहीं है, लेकिन मज़कूरा मकसद के लिए बार बार शिक नंबर 561A का हवाला दिया गया। इसके बाद अदालत ने CRPC की दफ़ा 561A को फैसले में शामिल किया है और फिर लिखा है कि सेक्शन 561 के बुनियादी मुताले से वाज़ेह होता है कि इस अदालत के पास ऐसे फैसले देने का इख्तियार मौजूद है कि जो CRPC के तहत दिए गए फैसलों को मौसर बनाने या अदालती तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी को रोकने या इंसाफ के तकाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजमी हो जाएँ। इस हवाले से फैसले में कुछ मिसालें दी गई हैं और फिर लिखा गया है कि दफ़ा 561A को गलती को दुरुस्त करने, अदालती तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी या फिर इंसाफ के तकाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लागू किया जा सकता है। इमरान खान की दरख्वास्त को पढ़ने से वाज़ेह होता है कि यह सिर्फ सज़ा मुअत्तली के लिए थी। ताहम दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ है कि फ़ैसला मुअत्तल करने के हवाले से भी ज़बानी दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे इस अदालत ने नादानिस्ता तौर पर हज़फ कर दिया। अदालत ने लिखा है कि 28 अगस्त का फैसला ऐसी किसी दरख्वास्त की निशानदही नहीं करता और वाज़ेह तौर पर दरख्वास्त में की गई इस्तदा को ही बयान करता है। मज़कूरा फैसले को मॉडिफाई करने या फैसला मुअत्तल करने के हवाले से दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान की दरख्वास्त पर कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए ये भी देखना होगा कि CRPC के सेक्शन 426 के तहत इस अदालत का दायरा इख्तियार है या नहीं है। इस हवाले से इमरान खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस का हवाला दिया है, जैसा कि मखदूम जावेद हाशमी और अदनान जफर के केसेस। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा मुअत्तली के मामले पर बहस के बाद करार दिया कि सज़ा और फैसला दोनों मुअत्तल कर दिए जाते हैं। ताहम इस मसले के हवाले से वाहिद तफसीली फैसला अब्दुल करीम बनाम रियासत में दिया गया है। यहाँ पर अदालत ने मज़कूरा फैसले का मुतल्लिका पैराग्राफ रिप्रोड्यूस किया है और फिर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर फाइंडिंग्स दी हैं कि फैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर अदालत ने लिखा है कि CRPC के सेक्शन 426 के तहत सज़ा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता है और ऐसी सूरत में मज़कूरा शख्स इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल होता है। इसके अलावा सरहद पार से आने वाले फैसलों पर इंहिसार करते हुए भी कहा गया कि मौजू केसेस में फैसला भी मुअत्तल किया जा सकता है, लेकिन सरहद पार कानून जैसे इवॉल्व हुआ है वो हमारे यहाँ से मुख्तलिफ है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि मौजू केसेस में फैसला मुअत्तल हो सकता है, लेकिन सिर्फ गैर मामूली हालात में और वो भी गैर मामूली इकदाम के तौर पर, और इसके लिए फैसला मुअत्तल करने की मखसूस दरख्वास्त करना पड़ती है। इस बारे में अदालत ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2001 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया है। इसके बाद मजीद लिखा है कि बज़ाहिर इस फैसले की दुरुस्तगी की इस्तदा करने का बुनियादी ग्राउंड 8 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन है। दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान को सियासी जमात के सरबराह के तौर पर नाअहली के नताइज का सामना है। इस अदालत को बताया गया कि एक आईनी दरख्वास्त के जरिए इस नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जिसमें नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मजीद ये कि जिस वक्त सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की गई थी तो उस वक्त ये नोटिफिकेशन फील्ड में था, लेकिन इसका कोई हवाला ही नहीं दिया गया और ना ही इस्तदा की गई कि फैसला मुअत्तली की रेमेडी भी फराहम की जाए और CRPC के सेक्शन 426 के तहत एक मखसूस दरख्वास्त दायर करके रिलीफ मांगा गया जो दे दिया गया। ताहम अब CRPC की एक उमूमी शिक यानी 561A के तहत एक गैर मामूली रिलीफ मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि मज़कूरा शिक सिर्फ
उन गैर मामूली हालात में लागू की जा सकती है कि जब CRPC में कोई दूसरा तरीका या इजाला मौजूद ना हो। फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सजा मौतली और फैसला मौतली में फ़र्क वाज़ेह किया है और जोर दिया है कि फैसला मौतली के लिए मखसूस दरख्वास्त दायर करना पड़ती है और गैर मामूली हालात को हाईलाइट करना होता है। इसके बाद ही अदालत केस को देखेगी, लेकिन दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में ऐसा नहीं किया। CRPC के सेक्शन 426 के तहत जो दरख्वास्त दायर की जाती है वो जमानत की दरख्वास्त की तरह ही होती है और यह तयशुदा कानून है कि जमानत की दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार के पास दस्तियाब तमाम ग्राउंड्स को अदालत में उठाना होता है और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर यह उन ग्राउंड से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ होता है। दूसरी या बाद की जमानत की दरख्वास्तें सिर्फ उस बुनियाद पर काबिल समात होती हैं कि अगर दरख्वास्त के लिए कोई नया ग्राउंड दस्तियाब हो, लेकिन मौजूदा दरख्वास्त में ऐसा कोई मामला नहीं उठाया गया और गलती को कवर अप करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। हालांकि पिछली दरख्वास्त में भी कोई गैर मामूली हालात भी सामने नहीं रखे गए। हालांकि जिस वक्त वो दरख्वास्त दायर की गई थी उस वक्त 8 अगस्त के नोटिफिकेशन की शक्ल में ऐसे हालात मौजूद थे, लिहाजा मौजूदा दरख्वास्त काबिल समात नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये अहम फैसला है जिससे इमरान खान इलेक्शन के लिए अब भी नाअहल हैं। इसके अलावा आज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया है कि कल यानी 22 दिसंबर से पहले PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान के केस का फैसला करे। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन पहले ही यह फैसला महफूज कर चुका है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इसे हतमी फैसला सुनाने से रोका हुआ था और आज खुद पेशावर हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया है। आज दौरान समाअत चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अदालत से कहा कि कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होंगे। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन मामलात को ताख़ीर का शिकार करता आ रहा है। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। हमें इंतखाबात से बाहर करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात वेबसाइट पर जारी नहीं किए तो अदालत ने सवाल किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात वेबसाइट और गैजेट में शाया ना करने से क्या नुकसान होता है, तो बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि फिर हमें हमारा इंतखाबी निशान नहीं दिया जाएगा। समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज ही सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर तक इस हवाले से फैसला करने का हुक्म दे दिया गया है और PTI की दरख्वास्त निपटा दी गई है। तहरीक इंसाफ मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत कर रही है। आज इस हवाले से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए फरीक़ैन को हिदायत जारी करे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को हिरासा करने से भी रोका जाए। चेयरमैन PTI ने अपनी दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरह की दरख्वास्त खुद इलेक्शन कमीशन में भी दायर कर दी गई है, जिसमें PTI के रहनुमा शुएब शाहीन दरख्वास्त गुजार हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के वकील, इस केस में भी वकील लतीफ़ खोसा हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर कल ही पार्टी ने अनाउंस किया और ये अनाउंस किया कि 3 हल्कों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे और उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला आएगा उसमें सज़ा मौतली तो है मगर कन्विक्शन भी जो है वो सस्पेंड हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इलेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब आपने पहले रिटर्न दरख्वास्त की थी उसी में ये दरख्वास्त भी करनी चाहिए थी, नहीं की गई, कुछ गलतियों की निशानदेही कर रही है अदालत। क्या आगे हिकमत अमली होगी बाप की? देखें, हम कोई नवाज शरीफ तो हैं नहीं कि अदालतें चश्म बरा बैठी हों हमारे लिए। वैसे मैंने ख़ुद चूँकि आर्ग्यू किया था, मैंने कहा कि अगरचे ये उसमें 7 रह गया है, लिखा नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट है वो भी सस्पेंड कीजिएगा, मुअत्तल कीजिएगा। 426 की मनता यही है, लेकिन बावजूद उन्होंने वो उस वक्त प्रेयर को रिप्रोड्यूस करके द प्रेयर इज़ ग्रांटेड कर दिया, हालांकि वो ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी थी। वो जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अपना इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद था, वो उसकी वो कंप्लेंट थी जो है वो बदू इस्तेहकाक थी और जो ट्रायल था सेशन जज का वो भी बिला अख्तियार था। सो ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी, ये कन्विक्शन थी ही वॉइड। वो सारा कुछ कन्विक्शन लिख कर और फिर सेंटेंस सस्पेंड की। और मेरी वो जो ज़बानी मारूज़ात थी, क्योंकि फ़ौजदारी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपने लिखी नहीं है तो आप उसको कह नहीं सकते हैं, मैंने बबांगे दोहल कहा और ये अब इस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है और फिर कह दिया कि चूँकि इन्होंने कहा नहीं है लिहाजा ये माने हैं। ये माने कोई नहीं होता है, इसलिए कि ये जजमेंट नहीं होती है, ये इंटरम ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स आर ऑलवेज उसकी जो है तस्हीह की
जा सकती है। और मैंने यही कहा कि अगलबन ये क्लैरिकल मिस्टेक है और आपने चूँकि फ़ैसला बाद में सुनाया तो इसलिए शायद आपसे 7 रह गया ये मेरी मारूज़ात लिखने को। वैसे तो अदालत ने जो हवाले भी दिए हैं और अदालत यही कहती नज़र आ रही है कि एक तो कैसे कोई गैर मामूली हालात नहीं है और इसको ज़मानती तस्वुर किया जाएगा जिसमें कन्विक्शन की जगह पर रहेगी। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से आप रिलीफ ले लेंगे जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ये उम्मीद कर रहे हैं? वो सुबह कर रहे हैं, खानदार साहब सुबह कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, इससे ज़्यादा गैर मामूली क्या हालात हो सकते हैं कि जिस सज़ा को आप सस्पेंड कर रहे हो, मुअत्तल कर रहे हो, उसी की पादाश में वो नाअहल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 5 अगस्त को ये फैसला किया, अभी 30 दिन इंतज़ार नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, 30 दिन तो म्याद थी ना, और ये 8 तारीख को 3 दिनों के बाद ही नाअहल कर दिया गया उसी सज़ा की बुनियाद पर। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, हमें तो पता ही नहीं था ना कि ये इलेक्शन कमीशन ने 8 तारीख को ये कर दिया है, हमने तो वो चूँकि अपील दायर की, अपील के साथ वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का था, लेकिन जब ये नोटिस में आया कि जनाब इसकी बुनियाद पर 30 दिन भी इंतज़ार नहीं किया गया और किया गया, तो फिर हमने एक एप्लीकेशन दी कि इसको जो है की जाए। इससे ज़्यादा अहम क्या हो सकता है कि आप उसके बुनियादी हकूक़ को सलब कर रहे हैं, इमरान खान के बुनियादी हकूक़ को, जबकि अपील ज़ेर तजवीज़ है और अपील तसलसल होता है हमेशा ट्रायल का, और वो कन्विक्शन अभी उसने कन्फर्मेशन लेनी है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट उसको मुअत्तल कर चुकी है। बदकिस्मती से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हर फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ किया है और इतनी लंबी हमने कंप्लेंट लिखी है इमरान खान ने खुद कि खुदारा मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हमारे केसेस न सुने बेहतर है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगा, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि इस फैसले ने हतमी। और आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगा। अब आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जो इंतखाबी निशान का मामला और इंटर पार्टी इलेक्शन का उसका फैसला सुना दें। 22 तारीख दी है जो कि कल है, और अब नॉमिनेशन पेपर्स की भी जो तारीख है ज़ाहिर है वो भी निकली जा रही है। आपने पार्टी ज्वाइन की है, आप खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि ये सब वक्त पर हो जाएगा क्योंकि वक्त बड़ा कम है, इलेक्शन की जो साइकिल है वो शुरू हो चुकी है? सदर भी हूँ इस पार्टी का, इमरान खान के बाद होता मेरे ही पास है, वो इमरान खान साहब ने और पार्टी ने मुझे ये नॉमिनेट भी किया है एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो मुझे कोई ऐसा शायबा नहीं है। देखिए पीटीआई इस वक्त मजलूम भी है, सियासी शहीद भी है, और इस वक्त अवाम की, लोगों की दिलों की धड़कन है। आप इतनी बड़ी पार्टी को आप बाहर रख कर क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन की जो है क्रेडिबिलिटी, साख उसकी कोई होगी, या वो चल सकेगी जो हुकूमत आएगी, या वो पायदार होगा जो से आप निज़ाम देंगे? क्यों आप मुल्क को धकेल रहे हैं, फिर एक ऐसी उसमें धकेल रहे हैं कि बेयकीनी की कैफियत और अनसर्टिनिटी रहे, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। हेलो जी खोसा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सर नहीं होगी उस वक्त तक इकोनॉमिक माशी स्टेबिलिटी। खोसा साहब इस बात में कोई दो राय नहीं है, जो बात खोसा साहब जो बात आप कर रहे हैं इसमें दो राय नहीं है। तहरीक इंसाफ जैसी मकबूल जमात को बाहर रखा जाए तो वाकई ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, मगर अमली तौर पर आप कानूनी मामलात को भी जानते हैं, बतौर सीनियर सियासतदान पाकिस्तान की तारीख को भी जानते हैं, आपको अमली तौर पर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से फौरी रिलीफ मिल जाएगा और या कोई ऐसा फैसला नहीं आएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि बल्ले का निशान पार्टी को ना मिले, नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल हो जाएंगे, बल्ला भी होगा, इमरान खान साहब को भी कोई रिलीफ मिल जाएगा और वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे, ये सब हो पाएगा? देखें, हमने सारे बाकी मुतबादिल उसके भी प्लान्स बना रखे हैं, सो इससे कोई, आपको याद होगा कि ये स्क्रिप्ट बदकिस्मती से एक ही होता है। पहले भी इन्होंने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बेनज़ीर साहिबा को और नवाज़ शरीफ साहब को बाहर रखने के लिए -1 दोनों पार्टी के साथ ये मजाक खेला गया था। हमने सारी रात बैठकर 4 पीस बना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई और उसमें मखदूम अमीन फ़हीम साहब को सदर बनाया और राजा परवेज़ अशरफ सेक्रेटरी जनरल बने। मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब जो बाइकआउट करना चाहते थे, हमने माने किया कि बाइकआउट 1985 का काफ़ी हो गया, हम तो बाइकआउट नहीं करेंगे। उन्होंने भी फिर अपनी जगह पर मोहतरम मखदूम जावेद हाशमी साहब को सदर बनाया और राजा ज़फ़रुल हक साहब को चेयरमैन बनाया,
वो साइकिल की जगह जो है वो फिर शेर लेकर आ गए, हम तलवार की जगह पर तीर लेकर आ गए, और फिर भी पार्टी जो है वो इलेक्शन में लड़ी। ना तो मखदूम अमीन फ़हीम का भी सदर रहे, यानी उनका अहकामात तो बीबी ही करती रहीं, और इसी तरह ना ही मखदूम जावेद हाशमी, वो भी मोहतरम नवाज शरीफ साहब ही पार्टी के जो है सरबराह प्रैक्टिकली एंड डी फैक्टो रहे। अब भी इनकी तस्कीन तो हो चुकी, इमरान खान को तो बाहर कर दिया इंट्रा पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन ने एक अंदाज किया 20 दिन खुद देकर, और फिर कह दिया कि अब को भी चैलेंज कर दिया। देखें, ये 1988 सुप्रीम कोर्ट में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस में बातें तय हो चुकी। कमीशन को इंट्रा पार्टीज पर एक हेडमास्टर बन के बैठने का कोई इख्तियार नहीं है। वो ये कहे कि इसको सदर होना चाहिए, ये सदर गलत बनाया है, ये जो है कागजात मगर कौन साहब, क्या आपने जब कहा कि हिकमत अमली आपके पास तैयार है, मगर वही मैं फिर बात करूं कि जो वक्त का मसला है, क्योंकि खुद गौहर खान साहब ने कहा कि हमारे जो सारे उम्मीदवार हैं वो फिर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो हिकमत अमली फौरी तौर पर अमल दरामद उस पर हो जाएगा कि आपको एक पार्टी हो, सिंबल हो, जिसको आप कैंपेन कर सकेंगे जी ये हमारे सारे उम्मीदवार हैं और इस सिंबल के तहत इलेक्शन लड़ रहे होंगे, ना कि वो आज़ाद होंगे, अगर ऐसा कुछ होता है। देखिए, एक आपको याद होगा, वैसे तो ये कहना भी नहीं चाहिए, जो प्लान्स होती हैं हमेशा सीने के साथ रखना चाहिए, लेकिन चूंकि बैरिस्टर गौहर कह दिया है, चूंकि उनका अभी इतना तजर्बा नहीं है जितना मेरा है। लेकिन बात यह है कि देखें, मायूसी फैलाओ मुहिम नहीं होनी चाहिए। कब तक इस मुल्क के साथ फ्रॉड करते रहोगे? कब तक इस मुल्क को जो है तबाही के दहाने पर हम ले जाते रहेंगे? कब तक हम जो है अपनी जो इक़दार को दुरुस्त नहीं करेंगे और अपने निज़ाम को क्यों कर अपना ठीक नहीं करेंगे, और क्यों कर हम चाहेंगे कि गैर इस मुस्तहकम रहे हमारा निज़ाम? देखिए, रियासत नहीं है अवाम की। अगर आप देखें तो आर्टिकल 7 में अवाम को मुक़्तदिर किया गया है। रियासत जो है अवाम के नुमाइंदों से मुतरश्शे होने वाले पार्लिमान और वहाँ से बनने वाली हुकूमतें, ये है रियासत। और रियासत की वफादारी, लॉयल्टी टू द स्टेट, अवाम के साथ वफादारी और आइन की जो है ताबेदारी, एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 5 में। उसके सारे, यानी आर्मी चीफ भी अवाम का पाबंद है, अवाम ही की टैक्सेस पे लेता है, चीफ ऑफ ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी, और प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर भी, सभी ये उन पर वाजिब और लाजिम है कि वो अवाम की वफादारी में और आइन की पासदारी करें। और कायदे आज़म ने तो 1948 में कहा था, देखें हुकूमतें भाई आती जाती रहेंगी, आप अवाम के टैक्सेस से आपको तनख्वाहें और मराआत मिलती हैं, आपका काम है अवाम की वफादारी और ताबेदारी करना। हम क्यों रियासत को जो है। बहुत शुक्रिया खुद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सूरत हाल कहाँ जा रही है, तज्जिया लेंगे एक ब्रेक के बाद। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इमरान खान मैदान में नहीं होंगे तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा, या फिर उन्हें रिलीफ मिलेगा और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब तो ज़ेकार सुहेल बड़ाई साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, आज ज़ाहिर है कल ही अनाउंस किया था पीटीआई ने कि 3 हलकों में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। आज फैसला आ गया कि उनकी सज़ा मुअत्तल ज़रूर थी, मगर जो कन्विक्शन है वो अपनी जगह पर है, इसलिए वो इलेक्शन अब नहीं लड़ सकते हैं। कल इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पर बल्ले का निशान होगा नहीं होगा इसका भी फैसला दे सकता है। क्या वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगले इलेक्शन में कोई चांस नहीं है इमरान खान साहब का भी और तहरीक इंसाफ का भी? देखिए, इमरान खान साहब के बारे में जो फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उनके पास अपील का एक हक तो मौजूद है। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल गया तो फिर तो वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, वगरना फिर जाहिर है उनका रास्ता बंद हो जाएगा। और जहाँ तक बल्ले के निशान का ताल्लुक है, वो भी इलेक्शन कमीशन कल फैसला करेगा। अब बल्ले का निशान उनको मिलता है या नहीं मिलता, और या तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है या नहीं ले सकती, अब ये कल फैसला हो जाएगा। उसके बाद वो अपील कर सकते हैं, लेकिन वक्त जो है तेजी से उनके खिलाफ जा रहा होगा, तो हो सकता है किसी रजिस्टर्ड पार्टी के साथ उनको कोई मामला हो जाए और उसके प्लेटफॉर्म से फिर टिकट जारी कर सके, ये भी मुमकिन है। आप शामी साहब कैसे, आप बड़ाई साहब आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को?
देखें, जो आइडियल सूरत हाल है वो तो है नहीं। आइडियल सूरत हाल तो यही होनी चाहिए कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। इमरान खान साहब भी, नवाज़ शरीफ भी, जरदारी साहब भी, फजलुर रहमान भी, और भी सब एक्टर्स जो हैं पॉलिटिकल, उनको बराबर का मौका दिया जाए। लेकिन इस वक्त अमली सूरत हाल है उसमें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो है उसको बहुत डिसएडवांटेजेस होंगे। एक तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अल्टीमेटली ऐसा नहीं लगता कि उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो कॉन्टेस्ट कर सकें। और इसी तरह जो पीटीआई के लोग हैं उनको भी शायद फ्री हैंड नहीं मिलेगा बहुत से लोगों को कि वो कॉन्टेस्ट कर सकें या जो है वो आज़ादी से नून का मुकाबला कर सकें, और वीकेस्ट जो कैंडिडेट है वही आएंगे। तो इस वक्त तो अमली सूरत हाल या अमली नक्शा ये नज़र आता है, लेकिन ये ज़ाहिर है आइडियल नहीं है, ये काबिले अमल भी नहीं है, इसमें बड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। जो भी कर लिया जाए फिर भी तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट में जगह बनाएगी, पार्लियामेंट में आएगी, और जब पार्लियामेंट में कोई जमात आती है तो उसकी आवाज़ भी होती है, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हो, चाहे थोड़ी भी हो, फिर भी उसकी आवाज़ होती है। तो पीटीआई को भी जिस तरह पीपल्स पार्टी ने चंद नशिस्तें लेके पार्लियामेंट में बैठ गई थी, मुश्किल वक्त आया था, नून पे भी मुश्किल वक्त आया था तो वो भी चंद नशिस्तें लेके पार्लियामेंट में बैठ गई थी। पीटीआई को भी इसी स्ट्रेटजी जो है उसके मुताबिक पार्लियामेंट में बैठना चाहिए और इलेक्शन को भरपूर तौर पर लड़ना चाहिए, बावजूद सख्तियों के, बावजूद पाबंदियों के, और अच्छे वक्त का जो है कोशिश भी करनी चाहिए और उसका इंतज़ार भी करना चाहिए। शाहिद साहब, ज़ाहिर तारीख़ में आपने मुतादिद इलेक्शंस देखे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सख्तियाँ, मुख्तलिफ़ जमातें उसका निशाना बनती रही हैं, मगर क्या डायनामिक्स इतने बदले हैं कि पार्टी वोट इतना तगड़ा हो गया हो, और फिर ज़ाहिर सोशल मीडिया है उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इतनी तेज़ हो गई हो कि तमाम के बावजूद भी पीटीआई अपसेट कर सके? देखिए, पीटीआई के लिए तो मुश्किल ये है कि क्या वो जमात के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी या नहीं ले सकेगी। यानी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला करना है वो निशान का फैसला नहीं करना, बल्कि पीटीआई के बहैसियत जमात किरदार के बारे में फैसला करना है। तो अगर पीटीआई यानी जमात के तौर पर इलेक्शन कमीशन तस्लीम ही नहीं करता तो फिर तो उसके लोग जो हैं वो आज़ाद हैसियत में हिस्सा लेंगे, और इस तरह की उस्ताद जो है वो तो किसी सियासी जमात पर नहीं पड़ी गुज़श्ता कई दहाइयों में। तो आप ये देखें कि पीटीआई के लोगों को फिर बड़ी मुश्किल दरपेश होगी, उनको किसी न किसी रजिस्टर्ड जमात के साथ फिर मामला करना होगा कि वो उसके निशान पर इलेक्शन लड़ लें, या फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना होगा। मगर वो तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ना कि अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में निशान मुख्तलिफ हो। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत है, मेरा ख्याल पीटीआई ने अभी तक तो अपने आप को मनवाया है और ये एहसास दिलाया है कि वो आगे बढ़ी है, और उसके जो लोग हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उससे जुड़े हुए हैं और पुरजोश भी हैं और पुरअज़्म भी है। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी गलतियों का आप शुमार कर सकते हैं, आप उन पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो अपनी जगह हकीकत है ना कि उसके वजूद का इनकार नहीं किया जा सकता। और वो भी ऐसा है कि उसकी ताकत में इख्तदार छोड़ने के बाद इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। और अब भी आप उसको नज़रअंदाज करके अगर सियासी अमल को आगे बढ़ाएंगे तो वो सियासी अमल जो है वो तवाना नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई को रास्ता निकालना चाहिए, किसी ना किसी तौर जैसे भी मुमकिन हो इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए, और उससे उसकी पुरानी गलतियों का अजाला भी हो जाएगा और नई गलतियां जो हैं वो भी ज़रा मुश्किल हो जाएंगी, फिर वो सीधे रास्ते पर चल सकेगी। और वड़ाई साहब, क्या ये मुमकिन होगा अगर इलेक्शन कमीशन एक ऐसा फैसला दे भी दे, क्योंकि अब इलेक्शन के सारे मामला खुद सुप्रीम कोर्ट देख रही है, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि जो डेडलाइन है उस पर अमल हो और 8 फरवरी को किसी भी तरीके से इलेक्शन हो जाए, मगर एक इतनी मकबूल जमात से उसका निशान ले लिया जाए या वो इलेक्शन न लड़ सके, उसके उम्मीदवार आज़ाद हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट ये देखती रहे जबकि वो खुद अब सारे के सारे मामलात को देख रही है, ये मुमकिन होगा आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को इस तरह बाहर करना?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन होगा। मेरा ख्याल है कि उसको बैट का निशान भी मिलेगा और उसको एज ए पार्टी जो है वो हिस्सा भी लेने दिया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि ये जो दबाव है ये रहेगा और आखिरी 8-10 दिन में ये धुंध जो है वो साफ़ भी कर दी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन की एक क्रेडिबिलिटी भी है, इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है, लोग भी देखा जा रहे हैं, और फिर जो जीतने वाले हैं उनको भी मज़ा नहीं आएगा और जो हारने वाले हैं उनको तो ज़ाहिर है बिल्कुल ही ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि नहीं, इस तरह तो नहीं करना चाहिए इतनी ज़्यादती। लेकिन वैसे भी देखें इस वक्त की जो सूरत हाल है ना, जो कुछ हो चुका है उससे भी ऐसे लगता है कि नून लीग ही जीत जाएगी। एक खदशा है 10% का कि भाई इस सारी पाबंदियों के बावजूद भी PTI के वोटर आके सब कुछ उल्टा ना दें। लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो एक रिस्क होता है और उस रिस्क से गुजरना चाहिए सबको, पूरी कौम को, मुक्तदरा हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या निगरान हो, सबको। अगर इलेक्शन में सरप्राइजेज़ ना हो तो वो इलेक्शन क्या है? तो इलेक्शन में सरप्राइज़ तो होते हैं, लेकिन बहरहाल उसकी वजह यह है कि अगर अपोजिशन नहीं होगी, अगर आप अपोजिशन बिल्कुल ही आप गला घोट देंगे, उसको हिस्सा ही नहीं लेने देंगे, तो इससे भी कोई अच्छा इम्प्रेशन जो है वो इक़्तिदार में आने के बावजूद नहीं पड़ेगा। जो हुकूमत का हुस्न भी तभी होता है जब साथ अपोजिशन भी हो। और मगर शामी साहब, ये जो एक तहरीक इंसाफ का एतमाद है, वो कहते हैं अगर हमें मौका मिल गया इलेक्शन लड़ने का, बल्ले का निशान हुआ बैलेट पेपर पर, तो फिर तो किसी और का चांस ही नहीं है। दूसरी तरफ नून लीग है, वो कहते हैं कि नहीं जी, देही इलाकों में हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और शहरी इलाकों में भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फारिग हैं तहरीक इंसाफ के आगे। आपको लगता है 16 माह की हुकूमत एक इतनी बड़ी लाइबिलिटी है कि नवाज शरीफ भी रिवाइव नहीं कर पाएंगे नून लीग को, और तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस ठीक है, या फिर नून लीग ठीक कह रही है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे अगर तहरीक इंसाफ को मौका भी मिलता है इलेक्शन लड़ने का? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी कैंपेन के जरिए से उसने एक अपनी नफ्सियाती बर्तरी जो है उसको तो कायम किया है, और उसने हालात को इस तरह मुतासर किया है कि उसका वजन जो है वो महसूस होने लगा है और बाद औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होने लगा है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो कोई मामला ऐसा नहीं होगा कि कोई टहलता हुआ आए और वो सब निश्चित से जीत कर ले जाए। यानी यहाँ मुकाबला होगा और पंजाब में भी मेरा गुमसान का रन पड़ेगा, और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बड़े प्लेयर के तौर पर मौजूद होगी। उसको एक यानी ये तासुर जो है कि वो उसको जीतना है और इक़्तिदार उसे हासिल करना है, ये उसे तक़वियत दे रहा है और लोग उसकी तरफ रजू भी कर रहे हैं। अभी आप देखें कि उसके जो टिकट के लिए हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया है। अब अगर एक तासुर मौजूद ना हो, एक ताकत का एहसास ना हो, तो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में टिकट हासिल नहीं करते, वो इसे पैसे का ज़िया समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि PTI की अपनी जगह स्ट्रेंथ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसके भी हाथ पांव टूटे हुए नहीं हैं, वो भी मुकाबला करेगी। और क्या वहीद है कि वो आगे निकल जाए और PTI जो है वो उसको देखती रह जाए। आप बताइएगा बड़ाई साहब, अगर PTI को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है तो कोई चांस है नून लीग का? जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक देखें कोई अवामी सर्वे तो नहीं हुआ, लेकिन जो मुख्तलिफ अदारे सर्वे कर रहे हैं, मैंने अपने कालमों में कुछ उसकी झलकियाँ जो हैं वो बताई हैं, क्योंकि उनका अंदाज़ा ये है कि आज तक की जो सूरत हाल है वो एक हंग पार्लियामेंट दिखाई दे रही है, जिसमें अगर एक जो है ज़्यादा जो एस्टीमेट है मुस्लिम लीग नून के हक़ में लगाया जाए तो वो 70-80 सीटें 141 पंजाब की सीटों में ले जाएगी, और अगर मोहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो फिर भी 60-70 सीटें वो जीत जाएंगे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो 50 से लेकर 60 तक सीटें जीत जाएगी। तो वो इस वक्त तक जो अदारे हैं उनका ये अंदाज़ा है कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन जो नून लीग के लोग हैं उनका ख्याल है कि नहीं, हम जो है सिंपल मेजॉरिटी अचीव कर लेंगे, और सिंपल कराची से भी हम
2-4 सीटें लेंगे और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके हम सिंपल मेजॉरिटी जो है वो अचीव कर लेंगे। और वो नहीं चाहते कि वो जरदारी साहब के साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट में जाएं। और इसी तरह ये भी तवक्को है कि जो है पीटीआई जो है वो भी 40 से 50 सीटें जो है वो जीतेगी, क्योंकि केपीके के अंदर अभी उसका कोई मुकाबले में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो उसको मुकाबला कर सके। केपीके के अंदर उन्हें मुकम्मल ताकत हासिल है। जो देहात हैं पंजाब के, वहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं वो बड़ा असर डालते हैं और नून का वोट भी बिज़नेस क्लास के अंदर मौजूद है। ये दोनों मिलके नून का ख्याल है कि हम दही हल्के बहुत से कवर कर लेंगे, लेकिन शहरों के अंदर उन्हें भी परेशानी नज़र आ रही है, क्योंकि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जो है पीटीआई के लोग आपस में कनेक्टेड भी हैं और उनके उस दिन इस बात की तवक्को भी की जा रही है कि वो अपना रिवेंज लेने या अपने जज्बात का इजहार देने के लिए निकलेंगे। इसलिए जिस तरह पहले 2018 में लाहौर में जो है वो नून को मेजॉरिटी मिली थी, वैसी तवक्को नहीं है। इस दफ़ा डिवाइड होंगे। इस दफ़ा जो तकरीबन मसलन लाहौर की 14 सीटें हैं, तो ये जो हमारे अदारों ने अब तक जो एस्टीमेट किया है उसमें 8 सीटें जो हैं वो नून जीतेगी और 6 सीटें जो हैं उन पे पीटीआई की पोजीशन बेहतर लग रही है। लेकिन जाहिर है अभी कोई अवामी सर्वे नहीं हुआ, अभी हम जर्नलिस्ट जो हैं वो भी ख़ुद हलकों में नहीं गए, तो इसलिए ये वो अंदाज़े हैं कि जो मुख्तलिफ अदारों ने लगाए हैं। लेकिन जब हम जर्नलिस्ट सारे निकलेंगे तो ज़ाहिर है उससे एक अवामी राय बनेगी और पता चलेगा। और फिर अब जो है एक नए सिरे से सफ़बंदी होती है जब टिकट मिलता है। टिकट जब मिलेंगे और मुहिम शुरू होगी तो उस वक़्त असल पता चलता है कि वो कैसा मौजू उम्मीदवार है, क्या पार्टी के लोग उसके साथ चल भी रहे हैं, नहीं हल्के के लोगों ने उसको पसंद किया है या नापसंद किया है। तो आखिरी जो सेटलमेंट होती है वो उस वक्त होती है। फिर 10 से 12% लोग जो होते हैं वो फ्लोटिंग वोट होता है, वो देखते हैं कि इक़्तिदार किसके पास जा रहा है और वो उसको वोट दे देते हैं। तो वो चूँकि आलमोस्ट ये तासुर मौजूद है कि नून लीग जो है वो इक़्तिदार ले रही है, तो इसलिए इसका इम्कान है कि देहात में वो 10-12% वोट जो है वो नून को मिल जाएगा। लेकिन शहरों के लोग जो हैं वो पार्टी के पक्के वोट होते हैं, वो इस तासुर पे नहीं जाते, वो पार्टी को ही वोट देते हैं। इसलिए शहरों के रिज़ल्ट मुख्तलिफ होंगे और देहात के रिज़ल्ट जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। बहुत शुक्रिया। सियासी तज़िया आपने सुना, एक बहुत अहम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जबरी गुमशुदगियों और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ तुरबत से निकलने वाला लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ कल अपनी आखिरी मंजिल इस्लामाबाद पहुंचा। इस लॉन्ग मार्च में बच्चे, खवातीन और बूढ़े सब शामिल थे और इस्लामाबाद पहुंचकर बलूच मुजाहिरीन ने नेशनल प्रेस क्लब जाने का मुतालबा किया, जहां पहले ही उनके साथी मौजूद थे। लेकिन इस्लामाबाद की इंतजामिया ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और उन्हें मुतबादिल जगह जाने की पेशकश की, लेकिन मुजाहिरीन ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी। मुजाहिरीन के मुताबिक इसके बाद पुलिस की तरफ से उनकी गाड़ियों की चाबियां निकाल ली गई और उन्हें मुंतशिर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसमें वाटर कैनन और आंसू गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया गया। और इसी दौरान अचानक मुजाहिरीन के खिलाफ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। 200 से ज़ायद गिरफ्तारियों की इतला सामने आई, जिनमें कई मर्द, खवातीन और बच्चों को पुलिस वैन में डालकर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में ले जाया गया। और इसी दौरान कुछ मुजाहिरीन के ज़ख्मी होने की इतलात भी सामने आई। और फिर इन गिरफ्तारियों के खिलाफ बलूचिस्तान भर में आज एक बार फिर मुजाहरे शुरू हो गए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हुकूक की दीगर तंजीमों ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने की मजम्मत की, जिसके बाद आज निगरान वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ फवाद हसन फवाद की सरबराही में हुकूमती कमेटी तश्कील दी, जिसने बलोच यकजहती कमेटी के अरकान से मुलाकात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम खवातीन और बच्चों को रिहा कर दिया गया है और वो तमाम मर्द जिनकी शनाख्त हो गई है उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। साथ ही आज फवाद हसन फवाद ने कहा कि बलूचिस्तान से आने वाले मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव नहीं किया, लेकिन इस्लामाबाद से कुछ लोग मुजाहिरीन में शामिल हो गए और उन्होंने सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की। जो लोग बलूचिस्तान से आए उनकी तरफ से कोई ऐसी शरकतेजी नहीं की गई, लेकिन कुछ लोग जो मुकामी तौर जो आने से पहले अपने चेहरे जो हैं वो ढांपे हुए थे, वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए और जो भी फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने पथराव किया और दूसरी चीज़ें की। फिर जो फोर्स थी उन्होंने को गिरफ्तार किया। बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप लोग
ऐसी जगह पे आके अपना धरना दें जिसको हम फुली तौर पे प्रोटेक्ट कर सकें। ये जो मशवरा था वो उन्होंने नहीं माना और जब वो आगे आए तो फिर वही हुआ कि जो लोकल एलिमेंट था उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर। वज़ीर आज़म की हदायत पे ये फैसला हुआ कि तमाम औरतों और बच्चों को बगैर किसी इस्तिस्ना के पूरी तौर पे रिहा कर दिया गया। इसी तरह तमाम उन मर्दों को जिनकी शनाख्त हो चुकी है उनको भी फौरी तौर पे रिहा कर चुके हैं। अहम बात यह है कि कल मुजाहिरीन पर पुलिस के क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों के खिलाफ लॉन्ग मार्च के मुंतज़मीन ने वकील ईमान मज़ारी के जरिए आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रुजू किया था और दरख्वास्त की थी कि गिरफ्तार मुजाहिरीन को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया जाए, जिसके बाद मकामी अदालत ने दरख्वास्त में नामजद तमाम मुजाहिरीन को रिहा करने का हुक्म दे दिया। साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि पाकिस्तानी शहरी हैं और एहतजाज तो उनका हक है, किसी ने कोई दहशत गर्दी तो नहीं की है। IG साहिब देखिएगा कि आपका कोई ऑफिसर कोई रुकावट न डाले, हमारे मुल्क के बच्चे हैं, हम ख्याल रखेंगे। जिसके बाद अदालत ने IG इस्लामाबाद से कल तक मज़ीद रिपोर्ट तलब कर ली और वाज़े किया कि IG कल तक बताएं कि कितने अफराद जुडिशल हुए, कितनी गिरफ्तार हैं और कितने रिहा हुए। अहम बात यह है कि पुलिस का इस मामले पर अदालत में भी मौक़िफ़ रहा है कि मुजाहिरीन के पास डंडे थे और पहले उनकी तरफ से पथराव किया गया। उन्हें बार बार कहा गया कि मुतबादिल मकाम पर चले जाएँ, लेकिन उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। जबकि हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने आज वाज़े किया कि बलूचिस्तान से आने वाले लोगों ने कोई शरंगेज़ी नहीं की, बल्कि कुछ मकामी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाकर पुलिस पर पथराव किया। जबकि मुजाहिरीन का दावा है कि तशद्दुद इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से किया गया। कल के इस वाक़े से मुताल्लिक़ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हुकूमत को बलोच मुजाहिरीन को सुनना और औरतों को रिहा करना होगा। बलोच शहरियों पर रियासती तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करते हैं। रियासत का रवैया ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए तशवीश का बाइस है। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ गैर ज़रूरी ताकत इस्तेमाल की गई, उन पर पानी फेंका गया और लाठियाँ मारी गईं। लॉन्ग मार्च की कवरेज करने वाली कम अज़ कम एक बलोच खातून सहाफ़ी को भी गिरफ्तार किया गया। तमाम कैद किए गए लोगों को फिलफौर और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। रियासत जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल का जिस तरह बिला रोक टोक इस्तेमाल कर रही है, इस मामले की भी फौरी और शफाफ तहकीकात और साथ ही इन वाक़यात में मुलव्विस मुजरिमों के मुहासबे की ज़रूरत है। जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा है कि बलोच लॉन्ग मार्च के मुजाहिरीन के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल पर गहरी तशवीश है। एमनेस्टी ने उन वीडियोज़ का जायज़ा लिया है जिनमें मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल दिखाया गया है। आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ और एहतजाज के हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया गया और मुतादिद ज़ख्मी हुए, जिनमें ख़वातीन, नाबालिग और बूढ़े शामिल हैं। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम मुजाहिरीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। साथ ही तहरीक इंसाफ ने इस वाक़े की पुरजोर मज़म्मत की है और बलोच शहरियों के खदशात को हल करने का मुतालबा किया है। और अब हुकूमत का दावा है कि तमाम ख़वातीन और बेशतर मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया है। जबकि बलोच यकजहती कमेटी का दावा है कि ख़वातीन मुजाहिरीन को इस वक्त मुख्तलिफ स्टेशन में रखा गया है, जहाँ उन्हें ज़बरदस्ती बसेस में सवार करके वापस कोयटा भेजा जा रहा है। जबकि आज ही अदालतों में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया वाज़े कर चुकी है कि तमाम ख़वातीन को रिहा कर दिया गया है और हुकूमती कमेटी ने भी ऐलान किया था कि तमाम ख़वातीन को रिहा कर दिया गया है। अहम बात यह कि बलूचिस्तान के इन मुजाहिरों में गुज़िश्ता महीने नवंबर में उस वक्त शिद्दत देखी गई जब 23 नवंबर को CDT के मुकाबले में 4 लोगों को मारे जाने की इतला सामने आई। उन 4 लोगों में 24 साल बालाच मोलाबख्श बलोच नामी शख्स भी शामिल था और बालाच बलोच के अहले खाना ने दावा किया कि बालाच बलोच को CDT ने जाली मुकाबले में मावराए अदालत कत्ल किया है। बालाच के अहले खाना का दावा है कि 29 अक्टूबर को रात 1 बजे उनके घर पर छापा मारा गया और काली वर्दियों में मलबूस अहलकार बालाच बलोच को जबरी तौर पर अपने साथ ले गए। जिसके बाद 20 नवंबर को बालाच बलोच के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने की FIR सामने आ गई और फिर 21 नवंबर को बालाच बलोच को तुर्बत की अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। लेकिन रिमांड लेने के एक दिन बाद ही 23 नवंबर को 3 लोगों के साथ बालाच बलोच की लाश तुर्बत के एक अस्पताल में पहुंचा दी गई। जबकि CTD ने पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रवां साल BLA और BLF ने तुर्बत में 158 दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की, जिनमें 66 अफराद शहीद और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए और एक माह में मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें नवंबर में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बालाच मौला बख्श को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के वक्त दहशतगर्द बालाच से 5 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ। बालाच की निशानदही पर पसनी के करीब ऑपरेशन किया जहाँ दहशतगर्द छुपे हुए थे और ऑपरेशन के दौरान बालाच अपने दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से मारा गया और ऐसे दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती काउंसिल का एहतजाज फहम से बालतर है। मगर बलोच मुजाहिरीन ने इस वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था और दावा किया था कि CTD ने
जाली मुकाबले में बालाच बलोच को कत्ल किया है, जिसके बाद से बलूचिस्तान भर से मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ, जिसके बाद से अब तक ये तनाज़ा बरकरार है। इस पूरे मामले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और मुजाहिरीन को मुंतशिर करके उनके लिए इस्लामाबाद का दरवाज़ा बंद करने के बजाय एक कानूनी तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और अगर किसी पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है तो उसे अदालतों में पेश करके सबूतों की बुनियाद पर सज़ा देनी चाहिए, ताकि कानून की हुक्मरानी भी कायम हो और रियासत समेत शहरियों के खदशात का तदारुक भी हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।